हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। जब तान्या को धक्का दिया था तभी विक्रम राजवंशी वहां आ गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कोई भी नहीं देख पाया था। उन्होंने वहां खड़े नौकर से कहा, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। उनकी बात सुनते ही नौकर ने तान्या को उठा लिया और वहां से चला गया। विक्रम जी ने दोनों भाइयों को लड़ते देखा। रुद्र को काफी चोट लग चुकी थी। इसके बावजूद विक्रम जी ने दोनों को नहीं छुड़ाया। वो काफी बेचैन लग रहे थे, बहुत डरे हुए भी। ये सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वो नौकर के पीछे चले गए। विक्रम जी के जाने के बाद सर्वेंट ने दोनों भाइयों को अलग किया। वेद को काफी चोट आई थी, लेकिन वेद वहां नहीं था। रुद्र पास खड़े सर्वेंट की टी शर्ट को पकड़कर पूछा, तान्या कहाँ गई? सर्वेंट ने जवाब दिया, बड़े मालिक आए थे, वो उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। ये सुनते ही वेद ने उस सर्वेंट को छोड़ दिया और दौड़ते हुए बाहर की तरफ आ गया। उसने ड्राइवर से कहा, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर ये सुनकर रुक गया। रुद्र बहुत जल्दी में था और कार में बैठ चुका था। वहीं ड्राइवर अभी भी कार के बाहर खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी नजरों में वेद 13 साल का बच्चा था। अगर वो बिना परमिशन के उसे बाहर ले गया तो उसकी नौकरी चली जाती। विंडो से बाहर देखते हुए वेद ने कहा, अंदर बैठो और स्टार्ट करो। सर्वेंट बोला, बाबा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बड़ी मैडम से परमिशन लेकर आता हूं। इतना कहकर नौकर पैलेस के अंदर चला गया। रुद्र ने घूमकर देखा और फिर अपनी स्मार्ट वॉच से किसी को कॉल किया। फोन रिसीव होते ही उसने कहा, फौरन पैलेस के बाहर मिलो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। और बिना दूसरी तरफ की बात सुने उसने कॉल कट कर दिया। हॉस्पिटल में तान्या वार्ड के अंदर थी। बाहर तान्या की मां संगीता रोए जा रही थी। वहीं रुद्र के दादाजी राम प्रसाद राजवंशी वार्ड के बाहर चक्कर लगा रहे थे। वो संगीता जी से भी ज्यादा परेशान थे। जैसे ही हॉस्पिटल के हेड को पता लगा कि विक्रम राजवंशी उनके हॉस्पिटल आए हैं, उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट से पूछा, तो वो लड़की एक सर्वेंट की बेटी है? असिस्टेंट बोला, हाँ सर, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उनके साथ आए ड्राइवर और सर्वेंट से भी पूछा और उन दोनों ने भी यही बात कही। सब कुछ सुनकर हॉस्पिटल के हेड ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और उनका ध्यान रखो। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और वो लड़की जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यस सर। और वो वहां से चला गया। वार्ड का दरवाजा खुला। एक महिला डॉक्टर बाहर आई। उसे देखते ही विक्रम जी ने पूछा, वो कैसी है? डॉक्टर काफी सीरियस लग रही थी। उसने कहा, अभी वो ठीक है, आप मेरे कैबिन में आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। विक्रम जी ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगे। संगीता जी तान्या से मिलने वार्ड के अंदर जाने लगीं। तभी वार्ड से बाहर आती एक नर्स ने रोका, अभी आप पेशेंट से नहीं मिल सकती, उन्हें आराम की जरूरत है। नर्स अपनी बात कहकर वहां से चली गई। संगीता जी दरवाजे पर लगे कांच से वार्ड के अंदर देख रही थी। तान्या बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। अचानक संगीता जी को डॉक्टर के कैबिन की याद आई और वो उस तरफ जाने लगी। विक्रम जी डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठे थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट उनके आगे रखते हुए कहा, पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। उन्हें इंटरनल चोट आई है। वोकल कॉर्ड और वोकल लिगामेंट दोनों इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसे में पेशेंट को आगे चलकर बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वो जितना कम बोलेंगी, उनकी वोकल हेल्थ के लिए उतना अच्छा होगा। अगर वो अपने वोकल कॉर्ड पर ज्यादा लोड देती है और उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया, तो वो अपनी आवाज हमेशा के लिए। कहते कहते डॉक्टर रुक गई। विक्रम जी चिंता में बोले, इसका कोई इलाज तो होगा, आप इसका ट्रीटमेंट करिए। ट्रीटमेंट में जितना पैसा लगेगा मैं लगाने को तैयार हूं। आप कुछ भी करके उस बच्ची को ठीक कीजिए। डॉक्टर ने कहा, देखिए,
मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन यहाँ बात पैसों की नहीं है। वोकल कॉर्ड शरीर का एक बेहद सेंसिटिव हिस्सा है। हम इलाज में कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। विक्रम जी ने डॉक्टर की बात सुनी और थोड़ा रुककर पूछा, उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? डॉक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पेशेंट की कंडीशन 6 मंथ्स में इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन जब भी वो बोलेंगी, उनके गले में दर्द रहेगा। ऐसे में वो जितना कम बोलें, उतना ही अच्छा होगा। तभी वो जल्दी रिकवर करेंगी। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, तो पेशेंट के पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। ये सुनकर विक्रम राजवंशी बाहर आ गए। बाहर आते हुए उनके ज़हन में कुछ समय पहले का सीन चल रहा था। जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने देखा था कि धक्का लगने से तान्या सीमेंट के टूटे फ्लोर पर जा गिरी थी। फर्श टूटा होने के कारण तान्या के सिर और गले दोनों पर चोट लगी थी। वार्ड के बाहर ही उन्हें संगीता जी मिली। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि उन्होंने डॉक्टर और विक्रम जी के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी। विक्रम जी ने कहा, मेरे पीछे आओ। संगीता जी बिना कुछ कहे उनके पीछे चली गईं। एक काले रंग के कमरे में विक्रम राजवंशी खिड़की के पास खड़े थे और बाहर देख रहे थे। संगीता जी उनके बोलने का इंतजार कर रही थी। उनके आंसू सूख चुके थे, फिर भी उनका दर्द उन्हें देखकर साफ महसूस होता था। विक्रम जी ने गंभीरता से कहा, जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। तुम अच्छे से जानती हो ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। जाकर भी हम उसे बदल नहीं सकते। इतना बोलकर वो संगीता जी की तरफ बढ़े और आगे बोले, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के ड्राइवर थे। उन्होंने सालों तक उनके पास काम किया था। यही सोचकर मैंने तुम्हें इस होम में काम करने और रहने की जगह दी, और अब मैं तुम्हारी बेटी के इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कहते हुए विक्रम जी ने एक लंबी सांस ली। तुम भी अच्छे से जानती हो रुद्र तुम्हारी बेटी से अटैच हो चुका है। उसने आज तक अपनी दोनों बहनों की उतनी परवाह नहीं की जितनी वो तुम्हारी बेटी करता है। आज उसने तान्या के सिर पर चोट देखी और सब कुछ भूलकर अपने सगे भाई को एक दुश्मन की तरह मारने लगा। तुम खुद ही सोचो, अगर उसे तान्या की असली हालत के बारे में पता चला तो वो क्या क्या कर सकता है। विक्रम जी रुके। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कभी भी तान्या की असली कंडीशन के बारे में रुद्र को मत बताना, समझी? संगीता जी चुप रहीं। मैं तुम्हारी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगा। डॉक्टर हर महीने उसे स्कूल में ही चेक कर लेंगे। विक्रम जी की बातों से साफ लग रहा था वो तान्या और उसकी मां पर एहसान कर रहे थे। अपनी बात पूरी करके वो वहां से बाहर चले गए। तान्या की मां वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। उनके पास उनकी मर्जी मानने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद रुद्र हॉस्पिटल आया। उसके साथ ब्लैक और व्हाइट फॉर्मल ड्रेस में 2 आदमी थे। उनकी उम्र 25 के आसपास लग रही थी। विक्रम राजवंशी उन दोनों आदमियों को पहचानते थे। वो रुद्र के खास आदमी थे। उन्होंने रुद्र को देखा और उनके माथे पर पसीना आने लगा। रुद्र उनके पास आते हुए बोला, दादाजी, तान्या कहाँ है? विक्रम जी ने जवाब दिया, वो ठीक है बेटा। ये सुनकर रुद्र की भौहें चढ़ गईं। उसने गुस्से में कहा, क्या मैंने आपसे पूछा कि वो कैसी है? नहीं ना। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए जितना मैं पूछ रहा हूं। बताइए, अभी वो किस वार्ड में है? इस वक्त रुद्र को देखकर विक्रम जी अंदर ही अंदर डरे हुए थे। उन्हें पता था वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, रुद्र से सच छिपाकर। लेकिन इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर रुद्र को तान्या की असली कंडीशन की भनक भी लग जाती तो वो वेद को जिंदा दीवार में चुनवा देता। बिना कुछ बोले उन्होंने तान्या के वार्ड की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। तान्या पहले से ही वीआईपी वार्ड में थी। रुद्र ने दरवाजा खोला और अंदर आया। तान्या के बगल में चेयर लगाकर बैठ गया। तान्या के सिर पर पट्टी बंधी थी और उसकी आंखें बंद थीं। रुद्र कुछ देर ध्यान से उसे देखता रहा, फिर उसके माथे पर किस करते हुए धीरे से बोला, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और कमरे से बाहर आ गया। उसने अपने साथी आदमी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर विक्रम जी के पास जाकर बोला, आंटी कहाँ है? वो भी तो आपके साथ आई थी।
विक्रम जी ने रुद्र को टोकते हुए कहा, मैं तुम्हारा दादाजी हूं, क्या तुम मुझसे थोड़ी तमीज से बात नहीं कर सकते? रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मुझे आपके सामने भी नाटक करने की जरूरत है? ये सुनकर विक्रम जी की बोलती बंद हो गई। तभी रुद्र को संगीता जी आती हुई दिखी। वो उनके पास गया और बोला, आंटी, आप चिंता मत करिए, तान्या को कुछ नहीं होगा। मेरे दादाजी के पास बहुत पैसा है, वो ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएंगे। मैंने सही कहा ना दादाजी? विक्रम जी ने मन ही मन सोचा, ये लड़का जानबूझकर मुझे हर वक्त चिढ़ाता रहता है। सबकी तरफ देखते हुए उन्होंने सिर हिला दिया। संगीता जी ने विक्रम जी को देखा, फिर बोल, दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्र हाँ कहकर दादाजी के पास आकर बैठ गया और बोला। विक्रम जी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रेट, माफिया लीडर मिस्टर रुद्र राजवंशी मुझसे बात करना चाहते हैं। रुद्र ने उनके मजाक पर ध्यान नहीं दिया। सीरियसली बोला, मैं चाहता हूं आप तान्या का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दीजिए। दादाजी ने पूछा। क्या मैं जान सकता हूं तुम उस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? रुद्र थोड़ा रुका, फिर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूं। दादाजी ने कहा, तुम खुद ही उसका एडमिशन मुंबई के बेस्ट स्कूल में करा सकते हो, फिर तुम ये मुझे करने को क्यों बोल रहे हो? वैसे तो राम प्रसाद जी को इन सब बातों के बारे में पहले ही पता चल चुका था। वो तो तान्या और उनकी मां को राजवंश भवन से पहले ही निकाल देना चाहते थे, पर वो रुद्र को भी अच्छे से जानते थे। अगर उन्होंने ऐसा करने की जरा भी सोची तो रुद्र उन्हें आसानी से नहीं जाने देता। रुद्र ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि ये आप करें। अगर आप ये करेंगे तो कोई भी तान्या और आंटी से इस बारे में सवाल नहीं करेगा। विक्रम जी ने रुद्र की बात मान ली। कुछ समय बाद रुद्र के साथ आए दोनों आदमी उसके पास आए। उन्होंने उसे एक फाइल दी और वहां से चले गए। दादाजी ने एक तिरछी नजर फाइल पर डाली। ये तान्या की मेडिकल रिपोर्ट थी। वैसे तो राम प्रसाद जी ने फेक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने को बोल दिया था, फिर भी वो अंदर से काफी डरे हुए थे। रुद्र ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी। सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी डॉक्टर ने कहा था कि तान्या को 2 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना होगा, क्योंकि वो काफी वीक थी। रुद्र को ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर उसे याद आया, कैसे चलते चलते तान्या लुढ़क जाती थी। कोई उसे हल्का सा धक्का दे, तब भी वो खुद को संभाल नहीं पाती। ये सब सोचते हुए रुद्र मुस्कुराने लगा। उसे भी लगा तान्या को 2 दिन हॉस्पिटल में रहने देना चाहिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।